नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अभी तक रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे कुछ आपराधिक गतिविधियों के साथ। थाना हयातनगर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। थाना हयातनगर अंतर्गत गांव नानपुर के पास उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार बाइक से दूर जाकर गिरा। वहां आसपास खड़े लोगों ने बाइक सवार को उठाया और सड़क के किनारे किया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वहां से फरार हो चुका था। आसपास खड़े लोगों ने घायल के फोन द्वारा उसके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर घटना से अवगत करा दिया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजनों ने मृतक का नाम जयप्रकाश पुत्र रामेश्वर थाना हयातनगर बताया। परिजनों के मुताबिक घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। किस जगह में एक नर्सरी पट्टी वाले नाम है आपका? हरपाल। ये मृतक कौन है आपके? पिताजी। क्या घटना हुई है इनके साथ? इनके साथ मतलब मोटरसाइकिल से टक्कर हुई ट्रैक्टर की। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? संभल से गांव को। कहाँ पर हुई है? ये मतलब गाँव आदमपुर रोड पे उल्ली लोगों को एक नर्सरी पट्टी वाले की हुई। अच्छा, किस चीज़ ने टक्कर मारी? ट्रैक्टर ने। ये कहाँ पे थे? तो ट्रैक्टर पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। ये कहाँ पे थे? ये मोटरसाइकिल पे आए। इनकी मौत मौके पर हुई या अस्पताल में हुई? अस्पताल में। कांट रोड स्थित पीएसी तिराहे पर सड़क के किनारे खड़े एक युवक को अनियंत्रित रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना सिविल लाइन अंतर्गत कांट रोड स्थित पीएसी तिराहे के नजदीक खड़े व्यक्ति को सामने से आ रही एक रोडवेज की अनियंत्रित बस ने टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे से सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर रोडवेज के चालक को दबोच लिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के चालक को बस समेत थाने पहुंचाया। इधर हादसे में शिकार व्यक्ति को मौके पर ही मौत हो जाने पर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। सूचना पर परिवार वाले भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मृतक का नाम सुनील वर्मा निवासी नवीन नगर बताया गया है। परिजनों के मुताबिक मृतक एमडीए में मैस चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। क्या नाम आपका? विश्वजीत वर्मा। ये कौन है? ये साथी मिलने वाले हैं। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो तो सुबह आ रहे थे। किस चीज़ से? अरे इनका काम। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। हाँ, ये बनने वाले कौन है आपके? ये मित्र हैं हमारे, मैं इनके मैस में भी काम कर चुका हूँ। क्या क्या तो इनकी मौत हुई? इनकी जो टिफिन देने जा रहे थे या लेके आ रहे थे, टिफिन नहीं मौजूद है इनके पास में, जो मिला है। फिर किस चीज़ से मौत हुई? हाँ, कोई बात बताओ। हाँ हाँ, अभी बस का हम नहीं मालूम, एक्सीडेंट के जब पता चला जब लोग हम पहुँचे। कहाँ पे हुआ? ये इसी के आसपास हुआ। खास? हाँ, भी चौराहे पे इसी के आसपास। थाना कोतवाली क्षेत्र में अचानक चली एक गोली से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल द्वारा इस घटना का आरोप अपने ही एक दोस्त पर लगाया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के डिप्टीगंज में उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन सभी लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर ही पड़ा हुआ था। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर युवक ने बताया कि कुछ समय पहले भी उसका झगड़ा उसी के एक दोस्त से हो गया था।
और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अरे रुको यार। दिन था और चाल और लंगड़ा आए गंजा सिंह कौन सी जगह है, क्या घटना हुई है? ये डिप्टीगंज रोड है और तारा बिल्डिंग के सामने गली खिलाती है जो अंबिका प्रसाद को निकल जाती है, गली नंबर 1। यहाँ पर फायर की आवाज़ सुनने के बाद में लोग भागे, तो जब तक देखा तो ये नीचे गिरा पड़ा हुआ था। बाद में पुलिस को हमने कॉल करवा के बुलवाया है, तो देखा इसके छर्रे और यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई बेहोश अवस्था में वो पड़ा हुआ था। उसको उपचार के लिए पुलिस की गाड़ी में रखवा कर उसको अस्पताल भेज दिया गया है। कौन है, कोई पहचान हो पाई? हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये ज़रात का रहने वाला है, जो शायद इसको नई बस्ती में हेड प्रेजेंट ले रहा है, एसटी में रह रहा है, लेकिन ज़रात का रहने वाला है। और अभी उसके भाई वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं। तो कोई पता चला कि किसने गोली मारी है? ये कुछ पता नहीं चल सका कि बस फायर की आवाज़ सुनी थी, जो हम लोग दूर दराज से जैसे भाग कर के आए तो ये अपने पड़ा हुआ था, बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। कितनी देर की घटना है? करीब आधा घंटा हुआ होगा। तो वहीं पुलिस के मुताबिक जब मौके पर लोगों से बात की गई तो किसी ने भी उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसके द्वारा गोली चलाई गई है। इसके अलावा लंगड़ा और भूरा नाम के व्यक्तियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पुलिस इस घटना को संदिग्ध मान रही है। प्रथम दृष्टया जांच के बाद एसपी सिटी राम सुरेश यादव ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है तथा जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गोली मारी गई है, अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारने की बात सामने आ रही है। अब क्या स्थिति है और क्या पूरा जांच के बाद पता चला है? इस बारे में अभी हम लोग मौका देख करके और यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, तो उसकी हालत खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है। और तो पैर में गांठ के नीचे छर्रे लगे हैं, हल्की सी चोट पीठ में भी है। डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर कह रहे हैं कोई ऐसी वाइटल चोट नहीं है जिसमें जान का खतरा हो। और वहाँ आसपास के लोगों से जो मौके पे जो पुलिस ने पता किया है, तो वहाँ अभी तक किसी ने घटना का होना नहीं देखा है। फिर भी हम लोग इसमें FIR दर्ज कर रहे हैं और गहराई से छानबीन करेंगे। जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। और जो घायल है शाहिद नाम है का, इसने बताया कि एक घटना पहले हुई तो उसका चूँकि एक दोस्त है उसमें एक पार्टी का, इसलिए मुझे साथ ही घटना की गई है। तो उस लिहाज से भी हम लोग इसकी जांच करेंगे और अगर उसमें कोई लिंक मिलता है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। थाना छजलैट क्षेत्र के उमरी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कांट रोड स्थित थाना छजलैट अंतर्गत उमरी चौराहे के पास उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब बाइक सवार को अज्ञात वाहन द्वारा रौंद दिया गया। घायल हालत में युवक ने अपने आप को सड़क किनारे किया और आसपास खड़े लोगों की मदद के लिए गुहार भी लगाई। आसपास खड़े लोगों ने घायल के मोबाइल से परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और घायल को उपचार के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायल की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। परिजनों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां परिजनों ने मृतक का नाम सुरेश बताया। परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ तहरीर देते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही है। परिजनों के मुताबिक उमरी चौराहे के पास अज्ञात वाहन द्वारा इस हादसे को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह। अजयपाल सिंह, मृतक कौन है आपके? दुर्वेश। कौन है आपके भाई। अच्छा, क्या घटना हुई है इनके साथ? एक्सीडेंट, घर से वहाँ से बेजी से घर आ रहे थे मोटरसाइकिल से जी, कुबरी के पास में अज्ञात वाहन से टक्कर हुई।
तो इनकी मौत मौके पर हो गई थी? लोग घर पे आके वही उठा के लाएंगे, वहाँ खबर दी। आपको सूचना किसने दी? कुमरी वालों ने। थाना मझोला पुलिस ने बाइकें चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका खुलासा एसपी सिटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। महानगर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम तथा चोरी किए गए माल की बरामदगी और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष मझोला नीरज कुमार के निर्देशन में थाना मझोला पर उप निरीक्षक संजीव कुमार, उप निरीक्षक सुभाष माभी, हेड कांस्टेबल ब्रह्म सिंह, कांस्टेबल धीरज कुमार व कांस्टेबल मुस्तकीम अहमद के साथ ही कांस्टेबल जितेंद्र तोमर, रमेश कुमार की टीम का गठन किया गया। टीम के सभी सदस्यों द्वारा बड़े गोपनीय तरीके से सुरागसी पतारसी करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप टीम द्वारा दिनांक 4/7/2015 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 11:05 पर सचदेवा ट्रांसपोर्ट के पीछे पुलिस चौकी क्षेत्र टीपी नगर द्वारा साहस का परिचय देते हुए अभियुक्त इस्लाम कुरैशी, शमीम उर्फ कुरैशी, रिजवान अली को चोरी की 2 टाटा 407 के साथ धर दबोचा गया तथा चोरी करके कटवाए गए वाहनों की नंबर प्लेट 5 अदद बरामद हुई, जिन पर DL 1M 5715, DL 1E 6433, DL 1LS 6550, DL 1LS 7912 व DL 1LG 2846 के नंबर लिखे हुए थे तथा इन नंबर प्लेटों से संबंधित कागजात भी बरामद हुए हैं। पूछताछ पर अभियुक्तों ने अपने साथियों के नाम नासिर, जावेद, फहीम, कबाड़ी के बताए गए हैं तथा बताया है कि हम सभी लोग दिल्ली से गाड़ियां चोरी करके लाते थे और गाड़ियों की नंबर प्लेट व हुलिया बदलकर कटवाकर उनको बेच देते थे। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 395/15 धारा 441, 413, 414 पंजीकृत किया गया। वाहनों की बरामदगी से पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना कुंदरकी क्षेत्र की एक युवती ने अपने ही क्षेत्र के कुछ लोगों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस बात की शिकायत युवती द्वारा एसएसपी मुरादाबाद से की गई है। थाना कुंदरकी क्षेत्र स्थित ग्राम ढकिया नरू से आई एक युवती ने एसएसपी को सौंपे अपने शिकायती पत्र में कहा है कि थाना अध्यक्ष ने अभियुक्त यशपाल को बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया था, लेकिन 2-3 दिन तक थाने में रखकर पुलिस द्वारा अभियुक्त से हमसाज होकर बिना किसी कार्रवाई के ही छोड़ दिया। उसका चालान तक नहीं किया गया। इस बारे में पुलिस से पूछताछ की गई तो पुलिस द्वारा झूठी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ज्ञात रहे कि 27 जून को थाना कुंदरकी में धारा 376D/377 आईपीसी के अंतर्गत सतेंद्र आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। युवती के मुताबिक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर युवती द्वारा अपने शिकायती पत्र को एसएसपी मुरादाबाद को सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। कहाँ से आई है बोलिए? कहाँ से? क्या शिकायत है आपकी? जी, मैं बीटू संघ का कार्य करती हूँ। मैं बिलारी से अपने घर मील वापस आ रही थी शाम के 4 बजे। वहीं मुझे सतेंद्र पुत्र हेतराम मिला और मुझसे बोला कि मैं मील पर ही रहता हूँ, गांव मेरा चितेरी है और कल मेरी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, तुम्हें मेकअप करना है, कल तुम्हें 11 बजे मेरे घर आना है मेकअप करने के लिए। उसने मुझे 1000 रुपये भी दिए। जब मैं अपने घर से 10 बजे चली, 10 बजे चलने के बाद में घोड़ा टांगे में बैठ के गई थी, द्वारा उतरी। द्वारा उतरने के बाद में मैं चितेरी के रास्ते के लिए जा रही थी। वहीं यशपाल पुत्र राजपाल मुझे मिला और सतेंद्र, एक व्यक्ति को मैं जानती नहीं, वो अज्ञात है, वो पकड़ मेरा हाथ खींचकर ईंट के खेत में ले गए और बारी बारी से मेरे साथ रेप किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कोई FIR कराई? जी, FIR कराई। मैं कुंदरकी थाने आई थी FIR कराने के लिए। FIR दर्ज हुई, मुकदमा भी टाइप हुआ। उसके बाद कार्रवाई की पुलिस? जी, पकड़ा गया वो मुझे में यशपाल पकड़ा गया। 3 दिन उसे बंद रखा थाने में। थाने में बंद करने के बाद में उसे 3 दिन बाद उससे छोड़ दिया। एसओ के पास में कल गई तो बोला कि हमने तो उससे छोड़ दिया, जो तुझसे हो वो कर ले। अब क्या मांग करना चाहती हैं? मैं उसे सर जेल कराना चाहती हूँ।
यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर मशहूर अभिनेत्री राखी सावंत की मित्र मनीषा के घर में चल रहा था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दीनदयाल नगर में B45 मकान जिसका है उसे सभी जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राखी सावंत फिल्म एक्ट्रेस की क्लोज फ्रेंड मनीषा कुमारी की, जो कुछ दिन पहले एक डायरेक्टर को थप्पड़ मारकर हाईलाइट हुई थी। लेकिन अब उन्हीं के मकान में एक फर्जी कॉल सेंटर का मामला सामने आया है। उन्होंने अपने मकान में जिस फर्जी कॉल सेंटर को पूरा एरिया किराए पर दे रखा था उसका नाम वर्ल्डटेक है, जो कि युवक युवतियों को पैसों का लालच देकर और जॉब का लालच देकर अपने झांसे में लेता है। इसका खुलासा जब हुआ तो सभी के होश उड़ गए। ये कॉल सेंटर जॉब के नाम पर पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 500 से 1000 रुपए तक जमा कराते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ हजारों की वसूली की जाती है। हो गया। शनिवार को यहाँ पर काम करने वाले युवक युवतियाँ एकदम से भड़क उठे। उनका कहना था कि कई महीने हो गए उनको सैलरी तक नहीं दी गई है, जबकि ज्वाइनिंग के समय उन्हें बताया गया था कि कम से कम 7000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि 21000 होगी। लेकिन यहाँ के संचालक द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार के पैसे का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन लोगों को अब काम करने में दिक्कतें आने लगी हैं। तो वहीं संचालक ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को प्रोडक्ट बेचने के कमीशन पर रखा था तथा टारगेट पूरा करने पर ही पैसा दिया जाना था। तो वहीं इस बात से सभी युवक युवतियाँ भड़क गए और यहाँ के संचालक के साथ हाथापाई होने तक की नौबत पहुँच गई। लेकिन इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया। देखना, मैं जितनी परेशानी में मैंने कदम अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, मेरा मोबाइल किस पे है? मेरा मोबाइल अरे कुछ नहीं, हमारा किराया दे दो सर। मेरे घर में मेरा नाम तो पूनम है। मेरे हस्बैंड बीमार पड़े हैं तो मैं भी बीमार हूँ। मैं जॉब करती थी प्राइवेट, मेरे से भी नहीं हो पा रहा, मैं घर पे बैठी हूँ। इसलिए मैंने अपने कानों के गिरवी रख के लड़की को यहाँ पे जॉब पे लगाया। इन्होंने की 7000 सैलरी, कोई टारगेट वगैरह कुछ नहीं था उसमें है। अब आप 1 महीना 3 दिन हो गया, पैसों को कहा तो कह रहा है कि तुमसे लिए जाए तो ले लेना। ये बात हुई है कल।
तब आज ये करना पड़ा। सुरभि तुम बोलो, तुम मुझे मेरे पापा मेरे हॉस्पिटल में एडमिट पड़े, इन्होंने कहा हमें जॉब पे रखा, अखबार में नहीं बुलाया, हम जॉब पे रहे और इन्होंने बोला कि कोई टारगेट नहीं, 1600 रुपये दो, रजिस्ट्रेशन करो, 1000 रुपये ट्रेनिंग फीस ली और बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम काम करो, तुम्हें सैलरी मिलेगी। वो सर जब सैलरी दे साफ होना करा, कह रहा किसी को भी मैं सैलरी नहीं दूँ, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ, जिससे जो करा जाए वो करे। क्या तय हुआ था जब आपको? सही तय हुआ था, तुम्हें सिर्फ कॉलिंग करनी है, कुछ नहीं करना, तुम्हें 7,000 रुपये मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं करना होता है बस। और इन्होंने हमें टारगेट नहीं बताया था, अब कह रहा है कि टारगेट है। बोलता मैं बहुत पैसा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। सर मुझे रूम में बुलाया था इसने अकेली को, ओके। और सर सब पे गंदी निगाह डालता है, गंदे गंदे काम करवाता है। तो 3 बैठी हैं, पूछे चक्कर चला, पता क्या क्या करता है घर में बैठ के अंदर, तीनों को बुला लेता है और पता नहीं क्या क्या करता है तीनों के साथ, जो आता है उससे सेटिंग कर लेता अपनी बस। सर आया था, मैंने कॉल की थी ना, तो इन्होंने बताया कुछ और था कि मैं यहाँ से सर आई है 7,000 से 21,000 सैलरी। मैं यहाँ पे आया, 3 दिन की ट्रेनिंग लोग होती है, लोग ट्रेनिंग मैंने दी, ट्रेनिंग में कम्प्लीट हो गया, इंटरव्यू जब पास हो गया, जॉब लग गई। जॉब में मेरी सैलरी थी सर 9,000 और प्लस 500 रुपये तक 9,500 रुपये मेरी सैलरी होगी सर 9,500 तो मेरी सैलरी और सर 3600 रुपये मैंने यहाँ से जमा किए थे। लेकिन यहाँ पे आकर मुझे देखा तो यहाँ के हालात जो है, नीचे बैठाते हैं सर, बोलते हैं कि सैलरी मेरी। सर सपना कहाँ की रहने वाली? सर मैं लालबाग रहती हूँ। क्या परेशानी है? क्या परेशानी तुमको? परेशानी क्या है? सर ये लोग जॉब पेपर में जॉब निकालते हैं, बट यहाँ पर मुझे पता चला, आज मेरा फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, यहाँ पर मुझे लोगों से आगे पता चला कि ये लोग काम कराते हैं, सिर्फ सैलरी नहीं देते, सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, फ्लर्ट करते हैं। सर कोई कैसे करके यहाँ पर फीस सबमिट कर रहा है, सर जमा करने वाला ही जानता है। कितने रुपए आपने? सर 1100 रुपये। उसके बाद में क्या बताया गया था, क्या क्या देने के लिए कहा गया? बोले जॉब मिलेगा 100%, बोले फिर अब बोले आज मैं आई तो बोले 1,000 रुपये और जमा करो। अभी बच्चों ने क्या बताया और जो हंगामा कर रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कि 1-2 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं दी है। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? अंदर का देखो सर, नाम क्या है तुम्हारा? रहने वाला हूँ, और सर मैं जो के लिए आया था, मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ा था सर, और हमसे सर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन और बाद में सर हमसे गई थी आप थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुए इस मामले से जहां इस फर्जी एनजीओ का खुलासा हुआ है, तो वहीं इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के कॉल सेंटर और एनजीओ के नाम पर काम करने वाले लोग किस तरह मुरादाबाद पर हावी हो चुके हैं। इससे पहले भी एक घटना बुद्धि विहार में हो चुकी है, जहां पर एक एनजीओ द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी महानगर के लोगों से कर ली गई। इसके बाद संस्था रातों रात गायब हो गई थी। इस मामले से भी ऐसा ही लगता है मानो ये लोग भी यहां पर नवयुवक और युवतियों को ठगने के लिए आए हों। मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा। कोतवाली में भी कई घंटे तक मीटिंग होती रही, लेकिन नतीजा शायद नहीं निकल पाया होगा। शाम तक तो यही बात थी कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा इस बात की संचालक द्वारा कोई जानकारी पुलिस अथवा इन लोगों को नहीं दी गई थी। बहरहाल इस काम से मनीषा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, क्योंकि पहले उन्होंने एक डायरेक्टर को थप्पड़ मारकर अपने लिए पब्लिसिटी हासिल की, तो आज उन्हीं के घर पर फर्जी रूप से चल रहा कॉल सेंटर मिलने के बाद उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। कितने रुपए लिए गए थे आप? 600 रुपये। क्या क्या बताया गया है? कॉल सेंटर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। कितना सैलरी पैकेज आपका रखा गया है? 7,000 से 21,000। क्या बताया है, क्या काम करना है? टेलीफोनिक करनी। चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले 2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जिला महासचिव संजीव यादव ने बताया कि सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को लगा दिया गया है, जो कि अपने अपने बूथ पर एक बूथ और 20 यूथ के साथ समाजवादी पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा से उत्तर प्रदेश में कायम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी और भी अधिक वोटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इस मौके पर युव जनसभा के जिलाध्यक्ष अमित यादव, जिला महासचिव
संजीव यादव के साथ अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी जो प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को आयोजित की जाती है। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा बूथ कमेटियां थी, जो कि चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और बंद बूथ 20 यूथ का नारा जो माननीय नेताजी ने दिया है, उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे विधानसभाओं में बूथ कमेटी बन चुकी हैं, सिर्फ आज उनकी जो है समीक्षा बैठक यहाँ आयोजित की गई है। सारे हमारे विधानसभा अध्यक्ष, सारे यूथ के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और हमारी जिला कमेटी के उपाध्यक्ष, महासचिव, समाज कोषाध्यक्ष और जिला सचिव और सारे जो है हमारे कमेटी के मेंबर हैं, वो सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और उसमें सारी समीक्षा पूरे जिले की गई। समीक्षा करने के उपरांत जो कमियाँ जहाँ हम लोगों को पाई गई, उन कमियों का निस्तारण करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं और ताकि हम 2017 का चुनाव बम्पर वोटों से जीत सकें और उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थापना। परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें भगवान परशुराम की जन्मस्थली को तीर्थ स्थान घोषित करने की मांग की गई है। परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद शाहजहांपुर को तीर्थ स्थान घोषित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जलालाबाद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को दिनांक 12 मई 2013 को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, जबकि परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति भारत भगवान परशुराम की जन्मस्थली को भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के समतुल्य धार्मिक तीर्थ स्थान घोषित किए जाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। सर्वविदित है कि भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के कुल देवता और उच्चतम मानबिंदु हैं, परंतु इस विशाल ब्राह्मण समाज के पूज्य आराध्य की जन्मस्थली की उपेक्षा से ब्राह्मण समाज आहत एवं आक्रोशित है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शासन करने वाली सरकारों द्वारा इस विशाल समाज की वोट बैंक की राजनीति को उलझाकर निरंतर ही उनके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक उत्थान की उपेक्षा की जाती है, जिससे ब्राह्मण समाज अब और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा और आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो सकता है, क्योंकि कोई श्रेष्ठ एवं सभ्य समाज ऐसा देखकर सुनकर मौन नहीं रह सकता। परशुराम जी के सम्मान में, परशुराम जी के सम्मान में, परशुराम जी के सम्मान में। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद शाहजहांपुर के लिए धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने को आज पूरे प्रदेश में परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन का कार्यक्रम है। हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध किया है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को अतिशीघ्र धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किया जाए और दूसरा, ब्राह्मण जो शोषित और गरीब ब्राह्मण हैं उनके लिए ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए, ये हमारी विशेष मांग है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मांग अतिशीघ्र पूरी करें। यदि आप हमारी मांग अतिशीघ्र पूरी नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि आपकी सरकार और आप ब्राह्मण विरोधी हैं और इसका समय आने पर इसका परिणाम ब्राह्मण समाज के गुस्से से आपको देना पड़ेगा, जो आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करके, ब्राह्मणों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जन्मभूमि के लिए धार्मिक गंगा मंदिर में चल रही राम कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथा का श्रवण करके धर्म लाभ कमाया। किसरौल स्थित गंगा मंदिर पर चल रही राम कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे तथा राम कथा को सुनकर धर्म लाभ कमाया। इस दौरान कथावाचक ने कहा कि हम सभी को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। एक ही नाम है जिसे भगवान राम कहते हैं और वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने पुरुषों में उत्तम होने का स्थान प्राप्त किया, जिसके कारण उनको भगवान श्री राम
के साथ ही पुरुषोत्तम की भी उपाधि दी गई थी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा भाई मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम सभी को अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो राम कथा में वर्णित श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए और कोई आप अपने बाल बच्चों को, ये भगवान की फुलवाड़ियां हैं, आपकी मोह माया नहीं है। ये मत समझो मोह माया है, मोह माया नहीं है, ये भगवान की फुलवाड़ियां हैं बच्चे, इन्हीं में रहो। अगर इनमें न रहना होता तो भगवान किसी ब्रह्मचारी के यहाँ आए, किसी के गृहस्थ वाले के। अब आए तो अकेले नहीं आए, ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये अकेले नहीं आया, 4 भाई ले गए, 3 और साथ। क्यों? एक बता रहे भगवान, जैसे और सरल भाषा में समझा देता है। इनको खूब सींचो, इन पर खूब ध्यान लगाओ, इनको अच्छा बनाओ, इनको संस्कारी बनाओ। ये भगवान की फुलवाड़ियां हैं, उसकी दी हुई अमानत है। ये आपके बेटे नहीं हैं, ये आपके पोते नहीं हैं, ये भगवान की फुलवाड़ियां हैं। इनको जितना सींच करके आप हरा भरा रखोगे, भगवान ये कह रहा है कि तनख्वाह तो दूंगा, लेकिन मैं तुमको एक पुरस्कार दे रहा हूँ, उसके जीवन कुंडली को भगवान बदल दे। श्री दुर्गा मंदिर में चल रही भागवत कथा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री दुर्गा भवन मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण इस दौरान ऐसा लग रहा था मानो ब्रज बन गया हो। सभी भागवत प्रेमी गोपी और गोपिकाएं एक दूसरे को नृत्य करते हुए बधाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी भक्त ब्रज पहुंचकर उनका जन्मोत्सव मना रहे हों। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि भजन भी इस दौरान सुनाई दिए। कथा के अमृत को प्रवाहित करते हुए पंडित पूज्य स्वामी मदनानंदचार्य ने भरत प्रसंग भी इस दौरान सुनाया और अपनी चिंतन आदि का वर्णन भी किया। इस दौरान सभी लोग साधना करते हुए नजर आए। चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्तन को लेने दे डालू ना। के बाद बिठाया सिंहासन, भगवान वही अंतर ध्यान लक्ष्मी प्रसाद में स्वयं लक्ष्य स्वयं याद करता ही नहीं। पर सुखदेव जी महाराज को एक प्रसंग याद आ गया, और जब प्रसंग याद आ गया तो पुकार उठे कि आसीद गिरिवरो राजन स्त्री विश्वदा जीवो देना प्रदश्रीमा योजना युक्त मुच्यते। प्रसंग याद आया, परमात्मा की याद तुम्हें परमात्मा की याद। मेरे बंधुओं, तुम्हें तो परमात्मा की याद करनी चाहिए। परमात्मा सब देख रहा है, एक आंख से नहीं, तुम आंख से भी नहीं। श्रुतियां जो कहती हैं कि भगवान की एक नहीं, दो नहीं, भगवान की तो 1000 आंखें, सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।